नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीना। अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। ये हमारा ही नहीं, आप सभी लोगों का चैनल है जिस पे हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, और वो भी क्या, अध्यायवार व्याकरण को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कई क्लासों को देखा है, कई चैप्टर को समाप्त कर लिया है। और पिछली क्लास में हमने क्रिया को देखा था। आज हम लोग अगले चैप्टर को यानी वाच्य को पढ़ेंगे, जो कि क्रिया का ही एक पार्ट होता है। तो चलिए देखिए वाच्य किसे कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य को। तो देखते हैं वाच्य। वाच्य, ठीक है। परिभाषा देखिएगा, वाच्य की परिभाषा क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा यह पता चलता है कि अंतर्गत वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन, लिंग आदि आए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना आपको कि क्रिया वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से, ठीक है, इन तीनों में से किसकी प्रधानता है, इसमें किसके अनुसार क्रिया, पुरुष, वचन, लिंग आदि आए हैं। ठीक है, आदि आए हैं, ऐसा लिखो, आदि आए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, वाच्य 3 प्रकार से होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे आसान अगर चैप्टर कहा जाता है तो ये वाच्य है। हिंदी व्याकरण में सबसे आसान वाच्य का चैप्टर आता है। तो देखिएगा, इसको हटाएं। देखो, वाच्य के भेद, तो कितने भेद होते हैं वाच्य के? 3 भेद होते हैं, बिल्कुल। वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 देखिएगा, कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है? तो इन दोनों को लिखने से पहले समझ लो कि कर्तृवाच्य जो होता है, इसमें कर्तृ मतलब कर्ता, जिस भी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, और जिस वाक्य में कर्ता की क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है ना, तो जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है उसमें कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य। इसी तरह से जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां पर क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। यदि क्रिया कर्म के लिंग वचन और कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार अगर क्रिया आ रही तो वहां पर कर्मवाच्य होगा, और अगर भाव के अनुसार आ रही है तो फिर वहां पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। भाववाच्य क्या होता है कि इसमें असमर्थता बताई जाती है कि जो करता है वो कार्य को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यहाँ क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है ना, तो इतनी बात हम लोगों ने जानी है। तो एक एक को देखते हैं।
तो देखो जरा कर्तृवाच्य को, कर्तृवाच्य, ठीक है ना। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसमें क्या होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग या प्रयुक्त लिखिएगा, प्रयुक्त होती है। किसके अनुसार प्रयुक्त होती है? कर्ता के अनुसार, ठीक है। कर्ता अगर पुल्लिंग में है तो क्रिया पुल्लिंग में होगी, कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया कैसी होगी? स्त्रीलिंग में होगी। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में होगी, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में होगी। इतनी बात समझ में आई है? तो जैसे देखो क्या होता है, उदाहरण देखिएगा इसका। उदाहरण क्या होता है? राम पुस्तक पढ़ता है। ध्यान से देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, रमा पत्र लिखती है, रमा पत्र लिखती है, रमा पत्र लिखती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब तुम देखो इधर, ध्यान से देखो कि जो ये राम है ये कैसा है? कर्ता है, ये तो कर्ता है। और दूसरी बात ये क्या है? पुल्लिंग में है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ लिंग भी देखना है, वचन भी देखना है, पुरुष भी देखना है, ठीक है। तीनों वाच्य जो तीनों पढ़ने हैं आपको, तो वाक्य में देखना है आपको कि ये देखो कर्ता है और कैसा है? ये पुल्लिंग में है। तो बताइए क्रिया किस लिंग में है? पुल्लिंग में ही है। हाँ, तो कर्ता के अनुसार ही क्या प्रयोग होगी? क्रिया। तो कर्ता अगर पुल्लिंग में है तो क्रिया पुल्लिंग में होगी, कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी कैसी होगी? बहुवचन में ही प्रयोग होगी। इतना अगर आपको आता है, आसान बहुत है, बस समझ पाओ इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, रमा जो है ये कैसी है? ये तो स्त्रीलिंग है ना, ये स्त्रीलिंग है। तो रमा क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। तो यहाँ पर देखिए रमा अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी है? स्त्रीलिंग में है, ध्यान रखें। तो क्रिया भी आपकी कैसी है? स्त्रीलिंग में है। बात समझ में आई है? अच्छा अगला, अब यहाँ देखो पत्र जुड़ा है, लेकिन यहाँ किसी इनकी दोनों, और ये है क्या? कर्म है, पर इनकी यहाँ प्रधानता नहीं है। किसकी प्रधानता है? कार्य के करने वाले की, और कार्य का जो करता है वो कौन होता है? कर्ता होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो प्रधानता है वो किसकी है? वो कर्ता की है। बात समझ में आई है? इतनी अगर आई है तो हटाया जाए, कर पाएंगे। कर्तवाच्य को क्या करना है? कर्तवाच्य होगा क्या? यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी, ठीक है। और क्योंकि कार्य को कर्ता ही करता है, और जिस लिंग वचन और पुरुष में कर्ता होगा, उसी लिंग वचन पुरुष में क्या होगी? क्रिया होगी। इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा, हटाया जाए इसको। हाँ देखो, इसमें दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या होता है? सीधे एक लाइन ही लिखते हैं आप। क्या करेंगे? इसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता का मतलब जानते हो? प्रमुखता, है ना। प्रधानता होती है, ठीक है। हाँ, तो और इसमें भी क्या होगा? लिंग वचन। यहाँ क्रिया
कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। यहाँ पर क्या देखना है, जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आएगी कि नहीं आएगी, कर्मवाच्य है। और यहाँ एक चीज और देख लो, यहाँ क्रिया या कर्मवाच्य में क्रिया, ऐसे लिखो, छोड़ो इसे, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। क्यों भाई, सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कैसे होती है, सकर्मक। अगर कर्म नहीं है तो क्रिया सकर्मक कब होती थी, जब कर्म साथ में जुड़ा होता था। अगर कर्म होगा नहीं तो फिर कर्मवाच्य बनेगा भी नहीं, है ना, कर्म की प्रधानता कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पर क्रिया जो होती है हमेशा कैसी होती है, सकर्मक होती है। क्लियर बात हो गई, तो इसको यहाँ ध्यान रखना है। तो उदाहरण देखते हैं इसके, तो समझ में आ रहा है कर्मवाच्य क्या होता है। इसमें वाक्य में क्या होता है कि कर्म की प्रधानता होती है और यहाँ क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। और कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक ही प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, देखो इसको, उदाहरण देखिएगा कर्मवाच्य के। देखो यहाँ पर कर्ता मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि रहे ना रहे कर्ता उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कर्ता होगा भी तो द्वारा एक शब्द है, द्वारा चिन्ह के द्वारा यहाँ पर वो कर्ता जुड़ा होगा। तो आप देखिएगा प्रधानता तो कर्म की होती है। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, एक तो ये वाक्य है जो कि सही है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब इसी तरह से देखते हैं कि राम, हमने वहां देखा था कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसी को देखिएगा, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब ये बताओ जरा कुल मिलाकर कि ये जो राम है तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, राम किसके द्वारा जुड़ा है, द्वारा के द्वारा। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगी। ठीक, कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगी। तो यहाँ देखिएगा पुस्तक कैसा है, स्त्रीलिंग है कि नहीं, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो बस ठीक है कि पुस्तक क्या है, पढ़ी गई है। तो क्रिया भी क्या आई है, पढ़ी, स्त्रीलिंग में ही क्रिया भी आई है, ध्यान रखना। अब यहाँ देखो राम करता तो है, राम है तो यहाँ पर, और ये कैसा है, पुल्लिंग है, ध्यान देना, राम कैसा है, पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया तो देख रहे हैं किसमें आई है, स्त्रीलिंग में आई है। तो क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार। और कर्म कौन है, आपका पुस्तक जो है वो क्या है, कर्म है। तो कर्म के अनुसार ही क्रिया यहाँ पर आई है। बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। अब देखो सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया। यहाँ देख रहे हैं सीता जो है ये कैसी है, स्त्रीलिंग में है, लेकिन इसका हमारे वाक्य में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पत्र कैसा है, पत्र जो कर्म है वो किस लिंग में है, तो ये तो आपका पुल्लिंग में है। ठीक है, ये पुल्लिंग में है। और लिखना भी किसमें आया है, लिखा, तो पुल्लिंग में ही आया है, ध्यान रखें। इस तरह से अगर आप पहचान लेते हैं तो वाक्य में दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा क्रिया जो होती है, चाहे वो कर्तवाच्य हो या फिर कर्मवाच्य हो, क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार आएगी और कर्ता में कर्तवाच्य में किस में आएगी, कर्ता के अनुसार आएगी। बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो देखो भाववाच्य तीसरा क्या है, भाववाच्य तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा देख लो क्या होती है। भाववाच्य किसे कहते हैं, जहां क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार आती है वहां भाववाच्य होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्रिया की प्रधानता होती है, इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। वहां हम लोग देख रहे थे कि कर्तृवाच्य में कर्ता की हो रही थी, कर्मवाच्य में कर्म की हो रही थी, लेकिन यहाँ किसकी होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें कर्ता के कार्य करने में असमर्थता या समर्थता, ठीक है, असमर्थता या समर्थता का बोध होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें कि भाववाच्य किससे कहते हैं, जहां क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार आती है, वहां पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। और इसमें जो क्रिया होती है वो क्या होती है, क्रिया की यहाँ पर प्रधानता होती है। अगली बात, इसमें कर्ता के कार्य करने में क्या होती है, असमर्थता या समर्थता का बोध हमको या ज्ञान यहाँ पर होता है। जो करता है वो कार्य करने में समर्थ है या फिर नहीं है। और एक बड़ी पहचान है यहाँ पर, वाक्य अधिकतर क्या होता है, वाक्य नकारात्मक रहता है, वाक्य नकारात्मक होता है, ठीक है। वाक्य अधिकतर कैसा होता है, नकारात्मक होता है। तो पहचान करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतर आता भी यहीं से है, ठीक है। वाच्य तो देख लो एक बार उसको, सबसे अच्छा टॉपिक यही है व्याकरण में, हटाया जाए। चलिए देखिए, उदाहरण देखो, जैसे मोहन से उठा नहीं जाता, ठीक है, उठा नहीं जाता। रमा से चला नहीं जाता, ठीक है, रमा से चला नहीं जाता। राम से पढ़ा नहीं जाता, से यहाँ जरूर आएगा, से पढ़ा नहीं जाता, तो राम से पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ देख लो, एक तो पहचान मिलेगी कि आपको से जरूर मिलेगा, यहाँ पर से रहेगा। और दूसरी बात क्या देखा है आपने, नकारात्मक है, वाक्य नकारात्मक भी है। तो यहाँ क्या रहता है कि वाक्य हमेशा नकारात्मक में रहता है। कार्य करने में क्या है, असमर्थता बताई जा रही है कि नहीं ना, तो यहाँ पर असमर्थता बताई जाती है। अगला देखो, तो ये था वाच्य। और इसका परिवर्तन पूछ लेता है, कभी कभार परिवर्तन पूछ लेता है। तो देखो जरा, हटाएगा इसको, तो परिवर्तन देखो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कर्तृवाच्य, अगला है कर्मवाच्य, और अगला क्या हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है, भाववाच्य, या फिर इसको बाद में देख लो, ठीक है। यहाँ देखो, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, जैसे हमने देखा था राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो इसका कर्मवाच्य में क्या होगा, राम द्वारा
हाँ, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, पढ़ी जाती है। ऐसे रमा रोटी बना रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रमा द्वारा रोटी हाँ बनाई जाती है। ठीक है, राम खा रहा है, राम मोहन कर ले भाई, मोहन खा रहा है। और यहाँ क्या करेगा, मोहन द्वारा खाया जाता है या खाया जा रहा है। इस तरह से बदल देंगे, परिवर्तन आएगा तो कर लेंगे, है ना। अच्छे से आप समझ सकते हो, जहां दिक्कत हो तो बताइए हमको, नहीं है ना, कर पाएंगे बिल्कुल। तो देखिएगा, इसी को आप क्या कर लेंगे, भाववाच्य में बदल दीजिए। भाववाच्य में क्या बदलेंगे, कह रहा है राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम से पढ़ा नहीं जाता। क्यों, राम से पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, रमा से रोटी नहीं बनाई जाती है। क्यों, रमा से रोटी नहीं बनाई जाती है। और मोहन से खाया नहीं जाता है। मोहन से खाया नहीं जाता है। बात समझ में आई है, तो बस इतना, इस तरह से आपको परिवर्तन कर लेना है। ठीक है, इसको है? तो इतना हम लोगों ने देख लिया है, और कोई समस्या है इसमें जो आप नहीं कर पाए। वाच्य, कर्त वाच्य एक बार देख लो जरा शुरू से। वाच्य किसे कहते हैं, जहां पर क्रिया किसके अनुसार है ये देखना है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, भाव के अनुसार है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, या फिर कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। वाच्य के भेद कितने थे, तो वाच्य के 3 भेद थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में क्या था कि कर्ता के प्रधानता थी, और क्रिया जो आएगी वो कर्ता के लिंग वचन, और हाँ, लिंग वचन के अनुसार क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त होगी। ठीक है, और क्या रहती है, प्रधानता किसकी रहती है, कार्य को करने वाला कौन रहता है, कर्तृवाच्य में कर्ता रहता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में जो होता है प्रधानता किसकी रहती है, कर्म की। क्रिया इस वाक्य में क्रिया कैसे आएगी, क्रिया आएगी कर्म के लिंग वचन के अनुसार। ठीक है, अगर क्रिया एक वचन में है तो कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। क्रिया पुल्लिंग में है, कर्म पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आएगी। स्त्रीलिंग में है कर्म तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी। सेम कंडीशन कहाँ लगानी थी आपको, कर्तृवाच्य में। अच्छा, इसमें क्या होती है, भाव प्रधान रहता है, क्रिया की यहाँ प्रधानता रहती है। वाक्य को जो कर्ता होता है, कार्य को करने में असमर्थता। वाक्य में हमको क्या देखने को मिलता है, जो कर्ता होता है वो कार्य को करने में क्या दिखता है, असमर्थ दिखता है। बात समझ में आई है। अच्छा, वाक्य को जो भाववाच्य होता है उसको पहचानने के लिए क्या होता है, से को देखना है, आपको से को देखना है। और दूसरी बात किसको देखना है, नहीं को देखना है। आपका सवाल अच्छे से हो जाएगा, हल कर पाएंगे अच्छे से सवाल को। और दूसरी बात क्या रहती है, और कर्मवाच्य में एक बड़ी पहचान होती है, सबसे पहले तो कर्ता होता नहीं है। अगर कर्ता होता है तो द्वारा शब्द के साथ जुड़ा होता है। बात समझ में आई, राम द्वारा, सीता द्वारा, रमा द्वारा, इस तरह से यहाँ पर वाच्य हमको देखने को मिलते हैं। वाक्य में वाच्य का प्रयोग ऐसे होता है। क्लियर हो गई बात, इतने में कोई समस्या नहीं है ना। तो फिर अगर आती है तो हमें बताना है आपको, और दोबारा से देखा जाएगा, लेकिन आपको करना है। वाक्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए पेपर को करने में, सवाल को। ठीक है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और देखते हैं कुछ नया टॉपिक, कोई नया टॉपिक फिर से हम लोग करते हैं
अगला टॉपिक काल का रहेगा लगभग। और आज के लिए इतना ही। तो क्लास अगर अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आपका काम है कि इसे बढ़ाने का, शेयर करते रहिएगा और लाइक और कमेंट करिएगा। धन्यवाद। ठीक है।